स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम हमारा जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आज भाग 44वां है और इसके अंदर हमने 30% इसके अंदर लिए हैं जो रक्षात्मक युक्तियां हमारे हैं समायोजन के टॉपिक के अंदर, उनसे संबंधित आज हमने इसमें 30% लिए हैं और ये सारे के सारे जो प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तब पिछली परीक्षा में कुछ प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे भी गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें और इनकी जो आपको प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी रीड साइकोलॉजी के नाम से, तो आप वहां से इनको क्रम वाइज भी देख सकते हो। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, रक्षात्मक तकनीकों का प्रभाव किस पर पड़ता है। ऑप्शन 1 दे रखा है मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन 2 दे रखा है शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक स्वास्थ्य, ऑप्शन 4 दे रखा है इन सभी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक तकनीकों का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। कल मैंने आपको कुछ प्रमुख जो रक्षात्मक युक्तियां थी वो बताई थी, मैं आपको एक बार फिर से आज उनको रिपीट कर देता हूँ। प्रमुख रक्षात्मक युक्तियों में कौन कौन सी युक्तियां हैं, ये सब अचेतन मन से संबंधित है और इन सब पर जो कार्य किया है वो किया है सिगमंड फ्रायड ने। किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने। और इनका संबंध कौन से मन से है? अचेतन मन से होता है। तो एक तो है कि इनके बारे में जो अध्ययन किया है वो किया है सिगमंड फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने। और कौन कौन सी है ये? एक है दमन, दमन समन, तर्क संगतिकरण, तर्क संगतिकरण, प्रक्षेपण, फिर सब्लिमेशन यानी उदात्तीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन, तादात्मीकरण, इसके अलावा अन्यारोपण, क्षतिपूर्ति। ये जो है ये हैं प्रमुख रक्षात्मक युक्तियां। इनको प्रमुख रक्षात्मक युक्तियां भी बोलते हैं या इनको प्रमुख अप्रत्यक्ष विधियां भी बोलते हैं। इनको मनोरचनाएं, एक शब्द और है इनके लिए, मनोरचनाएं। मनोरचनाओं का भी इसके अंदर इस शब्द का यूज किया गया है। क्षतिपूर्ति से संबंधित कल कोई प्रश्न हमने हल नहीं किया था। तो क्षतिपूर्ति में जैसे कि एक क्षेत्र में जो असफलता है उसको हमने दूसरे क्षेत्र में सफलता करके प्राप्त कर लेना। जैसे कि किसी क्षेत्र में मिली कमी या असफलता को दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके पूरी करना। जैसे किसी अगर कोई विकलांग आदमी है तो विकलांग आदमी द्वारा शिक्षा में बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना, या कोई छोटे हाइट की लड़की है या छोटे हाइट का लड़का है उसके द्वारा ऊंची एडिया सैंडल पहन के अपनी लंबाई को पूरी कर लेना। तो ये जो सारी जो है ये इसके अंदर क्षतिपूर्ति के अंदर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। मैं आपको इनसे संबंधित एक दो उदाहरण बताते चलूंगा क्योंकि उदाहरण फिक्स होते हैं जो एग्जाम में बार बार उन्हीं उदाहरणों को पूछा जाता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, रक्षात्मक दृष्टिकोण में कौन सी भावनाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है। ऑप्शन 1 दे रखा है क्रोध, ऑप्शन 2 दे रखा है डर, ऑप्शन 3 दे रखा है घृणा, ऑप्शन 4 दे रखा है ईर्ष्या, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक दृष्टिकोण में कौन सी भावनाओं को नियंत्रित करना, कौन सी भावना को नियंत्रित करना आवश्यक है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है एक दे रखा है क्रोध, ऑप्शन 2 है डर, ऑप्शन 3 दे रखा है घृणा, ऑप्शन 4 दे रखा है ईर्ष्या और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक दृष्टिकोण में जो भावना है उसको नियंत्रण करना आवश्यक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। प्रतिस्थापन में क्या होता है? जैसे प्रतिस्थापन से संबंधित एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिस्थापन से इसको बोल सकते हो कि किसी का गुस्सा किसी के ऊपर और किसी का गुस्सा किसी की और के ऊपर उतर जाना, किसी और के ऊपर उतर जाना, किसी और के ऊपर उतर जाना। जैसे इसके अंदर होता क्या है कि ये जो रक्षात्मक युक्ति है प्रतिस्थापन, इसका प्रयोग तब होता है जब कोई नकारात्मक संवेग प्रकट होता है। तो जैसे पत्नी से लड़कर गए शिक्षक का बच्चों को पीट देना, या बॉस द्वारा डांटने पर कर्मचारी द्वारा अपने चपरासी को डांट देना, इस प्रकार के जो उदाहरण है ये प्रतिस्थापन में है। प्रतिगमन में क्या है? पीछे की ओर लौट जाना, यानी एक बड़े आदमी का छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना या बड़े आदमी का दहाड़े मार कर रोना। ये जो उदाहरण है ये प्रतिगमन में थे। और प्रतिस्थापन मैंने आपको बता दिया किसी का गुस्सा किसी और पर उतर जाना, ये नकारात्मक संवेग को प्रकट करता है, नकारात्मक संवेग को। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, रक्षात्मक युक्तियां किस मनोविज्ञान के आधार पर काम करती है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यवहारिक मनोविज्ञान, ऑप्शन 2 दे रखा है विकासात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन 2 दे रखा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन 3 दे रखा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक मनोविज्ञान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियां किस मनोविज्ञान के आधार पर काम करती है? तो ये व्यवहारिक मनोविज्ञान के आधार पर काम करती है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रक्षात्मक युक्तियों में शिक्षकों को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन 1 दे रखा गाइड की, ऑप्शन 2 दे रखा आलोचक की, ऑप्शन 3 दे रखा सहायक की, ऑप्शन 4 दे रखा नेता की, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियों में शिक्षक को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? तो गाइड की भूमिका निभानी चाहिए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, बच्चों को आत्मरक्षा सिखाने में कौन सी विधि उपयोगी है। ऑप्शन 1 दे रखा कहानी सुनाना, ऑप्शन 2 दे रखा खेल खेलना, ऑप्शन 3 दे रखा व्यवहारिक प्रशिक्षण, ऑप्शन डी दे रखा है
प्रश्न पूछना, और ऑप्शन ई दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चों को आत्मरक्षा सिखाने में कौन सी विधि उपयोगी है? तो व्यवहारिक प्रशिक्षण उपयोगी रहेगा इसके अंदर। बच्चों को अगर आत्मशिक्षा से संबंधित हम कोई भी चीज स्कूल में सिखा रहे हैं तो क्या सिखाएंगे? हम उसको व्यवहारिक प्रशिक्षण देंगे। तो इसका आंसर सी आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, आत्मरक्षा सिखाने का पहला चरण क्या है? ऑप्शन एक दे रखा है ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन 2 दे रखा है अभ्यास करना, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्मविश्वास बढ़ाना, ऑप्शन 4 दे रखा है समस्या को समझना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आत्मरक्षा सिखाने का जो पहला चरण है, ज्ञान प्रदान करना नहीं है, अभ्यास कराना नहीं है, समस्या को पहचानना नहीं है, समझना नहीं है। सबसे पहला है कि आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए बालकों। अगर हम कोई भी उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं आत्मरक्षा से संबंधित अगर हम उनको कोई प्रशिक्षण दे रहे हैं तो सबसे पहले उनमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी की जाए। भाई आत्मविश्वास होगा तभी वह समस्या को अच्छे से समझ पाएगा और उस पर जो कार्य कर पाएगा। तो सही आंसर इसका रहेगा सी आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है, रक्षात्मक युक्तियां सबसे अधिक किस आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 दे रखा है बच्चे, ऑप्शन 2 दे रखा है युवा, ऑप्शन 3 दे रखा है वृद्ध, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी आयु वर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियां बच्चे, युवा और वृद्ध सभी के लिए उपयोगी होती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, रक्षात्मक युक्तियों में अभ्यास का क्या महत्व है? ऑप्शन एक दे रखा है सटीकता लाने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है रचनात्मकता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्मरक्षा के लिए तत्परता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यस्त रखने के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियों में अभ्यास का क्या महत्व है? तो आत्मरक्षा के लिए तत्परता बढ़ाने के लिए रक्षात्मक युक्तियों में अभ्यास का महत्व होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है, रक्षात्मक रणनीति का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है हार स्वीकार करना, ऑप्शन 2 दे रखा है खुद को सुरक्षित रखना, ऑप्शन 3 दे रखा है विरोध करना, ऑप्शन 4 दे रखा है समझौता करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक रणनीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है खुद को सुरक्षित रखना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। रक्षात्मक युक्ति का मतलब क्या है? खुद को सुरक्षित रखना। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, रक्षात्मक युक्तियों में प्राथमिक तत्व क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है डर, ऑप्शन 2 दे रखा है आत्मनियंत्रण, ऑप्शन 3 दे रखा है ताकत, ऑप्शन 4 दे रखा है आक्रामकता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियों में प्राथमिक तत्व क्या होता है? तो आत्मनियंत्रण प्राथमिक तत्व है, आत्मनियंत्रण। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, स्कूलों में रक्षात्मक युक्तियों की शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन 2 दे रखा है बच्चों को डराना, ऑप्शन 3 दे रखा है बच्चों को अनुशासित करना, ऑप्शन 4 दे रखा है बच्चों को दबाना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो स्कूलों में रक्षात्मक युक्तियों की शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। क्या है? बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। यदि कोई संकट उनके सामने आता है या कोई उनके सामने कुछ ऐसी मुसीबत आ जाती है तो बच्चे अपनी रक्षा स्वयं कर सके, इसलिए बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 है, रक्षात्मक तकनीकों का अभ्यास कब आवश्यक है? ऑप्शन 1 दे रखा है दैनिक जीवन में, ऑप्शन 2 दे रखा है खेल प्रतियोगिता में, ऑप्शन 3 दे रखा है खतरनाक परिस्थितियों में, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल आपातकालीन स्थितियों में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक तकनीकों का अभ्यास पूछा है इसके अंदर। तो अभ्यास दैनिक जीवन में भी आवश्यक है। अगर दैनिक जीवन में हमें उनका अभ्यास होगा तो हम उनको खतरनाक परिस्थितियों में और आपातकालीन परिस्थितियों में उसको अप्लाई कर सकते हैं या उनका उपयोग कर सकते हैं। तो खेल जीवन में दैनिक जीवन में इसका उपयोग अभ्यास आवश्यक है। तो ए आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है, आत्मरक्षा में प्रभावी होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है साहस, ऑप्शन 2 दे रखा है अनुशासन, ऑप्शन 3 दे रखा है तेजी, ऑप्शन 4 दे रखा है शक्ति, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आत्मरक्षा में प्रभावी होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है साहस। क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। आत्मरक्षा में प्रभावी होने के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो है साहस की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, रक्षात्मक युक्तियों में शिक्षक का क्या योगदान होना चाहिए? यानी रक्षात्मक युक्ति का मतलब हो गया अगर हम कोई उनको अपनी रक्षा से संबंधित कोई भी प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उसमें शिक्षक का क्या योगदान होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका दिशा निर्देश देना, ऑप्शन 2 दे रखा है डांटना, ऑप्शन 3 दे रखा है गलतियां निकालना, ऑप्शन 4 दे रखा है निष्क्रिय रहना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियों में शिक्षक का क्या योगदान होता है? तो दिशा निर्देश देना शिक्षक का योगदान होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, रक्षात्मक शिक्षा का प्रभाव किस प्रकार का होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है नकारात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है सकारात्मक, ऑप्शन 3 दे रखा है तटस्थ, ऑप्शन 4 दे रखा है अप्रभावी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक शिक्षा का जो प्रभाव है किस प्रकार का होता है? सकारात्मक होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा सही आंसर? बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 है, रक्षात्मक प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है तनावपूर्ण, ऑप्शन 2 दे रखा है सुरक्षित और शांत, ऑप्शन 3 दे रखा है चुनौतीपूर्ण, ऑप्शन 4 दे रखा है अप्रत्याशित, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक प्रशिक्षण के लिए जो सबसे उपयुक्त वातावरण है वो होना चाहिए सुरक्षित और शांत वातावरण होना चाहिए, तभी हम किसी प्रकार का जो प्रशिक्षण है वो बच्चों को दे सकते हैं।
सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आत्मरक्षा सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन 1 दे रखा है थ्योरी पढ़ाना, ऑप्शन 2 दे रखा है ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रैक्टिकल डेमो, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रश्नोत्तरी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आत्मरक्षा सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी? तो ग्रुप डिस्कशन नहीं, प्रैक्टिकल डेमो इसका सही आंसर रहेगा। प्रैक्टिकल डेमो इसका सही आंसर रहेगा। प्रैक्टिकल डेमो, प्रैक्टिकल किसी भी चीज को सिखाने के लिए उसका प्रैक्टिकल देना आवश्यक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 है, बच्चों को आत्मरक्षा सिखाने के लिए आत्मरक्षा सिखाने के दौरान सबसे जरूरी बात है। ऑप्शन 1 दे रखा है अनुशासन, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक मजबूती, ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक शक्ति, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतियोगिता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चों को आत्मरक्षा सिखाने के दौरान सबसे जो जरूरी बात है वो है उनकी मानसिक मजबूती होना आवश्यक है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, रक्षात्मक युक्तियों का अभ्यास कब सबसे प्रभावी होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सुबह, ऑप्शन 2 दे रखा है रात में, ऑप्शन 3 दे रखा है नियमित रूप से, ऑप्शन 4 दे रखा है विशेष अवसरों पर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियों का अभ्यास कब सबसे प्रभावी होता है? तो वो होता है नियमित रूप से। अगर हम उनका अभ्यास करते हैं जो हमको हमारी रक्षात्मक युक्तियां बताइए, अगर हम उनका उपयोग या उनका अभ्यास जो नियमित रूप से कर रहे हैं तो उनका क्या होगा, उनका प्रभाव भी अधिक होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20 है, रक्षात्मक युक्तियों में निर्णय लेने का कौशल कैसे बढ़ता है? ऑप्शन 1 दे रखा है थ्योरी पढ़ने से, ऑप्शन 2 दे रखा है अभ्यास से, ऑप्शन 3 दे रखा है तनावपूर्ण स्थितियों में, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न, ऑप्शन डी दे रखा है तो इसका आराम के दौरान। तो रक्षात्मक युक्तियों में निर्णय लेने का कौशल कैसे बढ़ता है? तनावपूर्ण जब स्थितियां होगी हमारे पास में और हम उसमें निर्णय लेंगे तो उसमें हमारा क्या बढ़ेगा, कौशल, निर्णय लेने का कौशल बढ़ेगा। तो सी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21 है, आत्मरक्षा में सफल होने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है मानसिक अवरोध, ऑप्शन 2 दे रखा है शारीरिक थकावट, ऑप्शन 4 दे रखा है समय की कमी, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका अभ्यास का अभाव। तो आत्मरक्षा में सफल होने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है मानसिक अवरोध। क्या है? मानसिक अवरोध। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ये तो दोस्तों आज के हमारे जो 21% तो ये थे जो हमने रक्षात्मक युक्तियां जो बालकों को सिखाई जाती है स्कूलों में, विभिन्न जो उनके प्रशिक्षण वगैरह होते रहते हैं उनमें। अब हम जो पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 से लेकर हम जो 30 तक हैं वो हमारी जो मनोरचनाएं यानी उनको भी रक्षात्मक युक्तियां बोलते हैं, लेकिन अचेतन मन पर कार्य करती है। और ये जो रक्षात्मक युक्तियां हैं यानी ये तो एक तरीके से प्रशिक्षण वगैरह हो गया कि हमको किसी जो आपातकालीन स्थितियां होती है उनमें हम कैसे सुरक्षित बच सकते हैं। लेकिन जो रक्षात्मक युक्तियां जो हैं अलग से हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म जिनको बोला जाता है उनको वो होती है अचेतन मन पर आधारित। तो प्रश्न नंबर 22 है हमारा, रक्षात्मक युक्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है समस्या को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है मनोवैज्ञानिक संतुलन के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों को अनुशासित करने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक दबाव के लिए, सामाजिक दबाव बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रक्षात्मक युक्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? मनोवैज्ञानिक संतुलन को बनाने के लिए। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। मनोवैज्ञानिक संतुलन को बनाने के लिए जो ये है एक क्या नाम से इसका रक्षात्मक युक्तियां डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। इसमें भी दो प्रकार की होती है ये, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि और एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। समायोजन की जो विधियां हैं जो मैंने आपको बताई है वो दो प्रकार की होती है। समायोजन की विधियां कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और एक तो इसमें होती है प्रत्यक्ष विधि और एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। तो जितने भी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर अप्रत्यक्ष विधियों में ये है, ये दमन समन प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, रेशनलाइजेशन और सब्लिमेशन, ये जो हैं ये सब किसमें है? अप्रत्यक्ष विधियों में। और प्रत्यक्ष में कौन कौन सी है? प्रत्यक्ष में कुछ सामने से जो तरीके होते हैं, जैसे अभ्यास में वृद्धि करके प्रयासों में सुधार कर सकते हैं, समझौते के रास्ते अपना सकते हैं, किसी समस्या को लेकर उनसे प्लान कर सकते हैं या उससे भाग सकते हैं, पराजय स्वीकार कर सकते हैं, उचित चयन तथा निर्णय लेने की क्षमता दिखाना, ये सब किसमें होती है? ये होती है प्रत्यक्ष विधियों में। और अप्रत्यक्ष विधियों में हमारा दिमाग कुछ ऐसी बातें सोच लेता है ताकि हम समस्याओं से पीछा छुड़ा सके। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 है, दमन किस प्रकार की युक्ति है? तो दमन किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है? ऑप्शन 1 दे रखा सचेत, ऑप्शन 2 दे रखा चेतन, ऑप्शन 3 दे रखा बाहरी, ऑप्शन 4 दे रखा सामाजिक, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो दमन किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है? तो दमन अचेतन प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सही आंसर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अपने दोस्तों को दूसरों पर थोपना किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? ऑप्शन 1 दे रखा दमन, ऑप्शन 2 दे रखा प्रक्षेपण, ऑप्शन 3 दे रखा इनकार, ऑप्शन 4 दे रखा प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो अपने दोस्तों को दूसरों पर थोपना किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? यह है प्रक्षेपण का। किसका है? प्रक्षेपण का। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आदमी परीक्षा में फेल हो जाता है तो वो किस पर दोष देता है? वो दूसरों पर दोष देता है कि प्रश्न कठिन थे या पेपर हार्ड था या मैंने पढ़ाई नहीं की। ये सब चीजें जो किसमें है? ये है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अपने दोस्तों को दूसरे, प्रक्षेपण का मतलब फेंकना होता है, प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना, यानी अपनी जो कमियां हैं वो दूसरों के ऊपर फेंक दो या दोष
थोप दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा प्रक्षेपण। दमन क्या है? दमन एक चेतन प्रक्रिया है। दमन कौन सी प्रक्रिया है? एक चेतन प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति अपने अवांछित विचारों और कड़वे अनुभवों को जानबूझकर भूलना चाहता है। क्या करना चाहता है? इसमें जानबूझ के भूलना चाहता है। और दमन में क्या होता है? दमन में अपने आप व्यक्ति भूलता चला जाता है। काफी टाइम धीरे धीरे समय के साथ साथ में उसकी जो मतलब अचेतन मन में जो इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं होती वो अपने आप अचेतन मन में चली जाती है। अब इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है प्रतिक्रिया निर्माण में, मैं आपको एक बार और उदाहरण बता देता हूँ। प्रतिक्रिया निर्माण में कल भी मैंने बताया था आपको। प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब ये है कि अपनी जो मूल भावना है उसके विपरीत जाकर व्यवहार करना, यानी अपनी वास्तविक इच्छा के विरुद्ध में जाकर व्यवहार करना क्या होता है? प्रतिक्रिया निर्माण। अपनी जो वास्तविक इच्छा के विरुद्ध जाकर व्यवहार करना, वास्तविक इच्छा के विरुद्ध में जाकर व्यवहार करना। जैसे किसी सौतेली माँ के द्वारा अपने बच्चे के प्रति प्रेम दिखाना, ये एक उदाहरण, ये इसका काफी बार पूछा गया है। एक उदाहरण इसका ये हो सकता है कि अपनी गलती ना होने पर भी बॉस की डांट को मुस्कुराकर जवाब देना। आ तो गुस्सा रहा है उसको, लेकिन क्या करेगा? वो मुस्कुराकर जवाब देगा। एक इसका ये हो सकता है कि नेता द्वारा ईमानदारी पर भाषण देना। नेता ईमानदारी भाषण देना नहीं चाहते, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है, यानी अपनी वास्तविक जो इच्छा है उनके विरोध में उनको जाकर व्यवहार प्रकट करना पड़ता है। प्रक्षेपण हो गया इनकार में परिस्थिति को सीधा इनकार मना कर देना, यानी वास्तविकता से बचने के लिए जो उपयोग किया जाता है उस शब्द के इनकार, इनकार जो रक्षात्मक युक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर तो रहेगा प्रक्षेपण। इसके बाद में अगला प्रश्न है सब्लिमेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 दरखा नकारात्मक भावनाओं को दबाना। ऑप्शन 2 दरखा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन 3 दरखा अवसाद में जाना। ऑप्शन 4 दरखा क्रोध व्यक्त करना। ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो सब्लिमेशन का जो अर्थ है वो है नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना। इस रक्षात्मक युक्ति के अंदर होता क्या है? इसका सही आंसर तो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इस रक्षात्मक युक्ति के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस रक्षात्मक युक्ति के अंदर, युक्ति में व्यक्ति व्यक्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से अपनी ऊर्जा खर्च करता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो, अगर मान लो कोई गलत काम कर रहा है तो मान लो एकाएक उसमें परिवर्तन आ जाना और समाज के द्वारा जो नियम कायदे या समाज द्वारा मान्यताएं बना रखी है उनके द्वारा अपनी जो ऊर्जा है उसको खर्च करना। जैसे कोई गुंडा मवाली है तो वो क्या करता है? मान लो किसी गुंडे मवाली द्वारा रिंग में जाकर बॉक्सिंग करना। और एक इसका जो उदाहरण जो देखने को मिलता है काफी ज्यादा, वो है तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का लिखना और एक दंड बालक का हृदय परिवर्तन होना और क्या कर लेना? कक्षा में मेरिट प्राप्त कर लेना। ये जो सारी उदाहरण है, इस प्रकार के जो उदाहरण है वो किस में आएंगे? नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना, यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? एक तो इसको बोलते हैं उदात्तीकरण। क्या बोलते हैं इसको? एक तो उदात्तीकरण इसको बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं शोधन और एक बोलते हैं इसको उन्नयन। तो आप केवल इंग्लिश में याद रखें कि सब्लिमेशन का मतलब होता है नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, बी आंसर। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, कौन सी रक्षात्मक युक्ति इनकार के तहत आती है? ऑप्शन 1 देखा है वास्तविकता को स्वीकार करना। ऑप्शन 2 देखा है वास्तविकता से बचना। ऑप्शन 3 देखा गलतियों को सुधारना। ऑप्शन 4 देखा दूसरों को दोषी ठहराना। ऑप्शन 5 देखा अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सी रक्षात्मक युक्ति इनकार के तहत आती है? तो वास्तविकता को स्वीकार करना नहीं है, वास्तविकता से बचना सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27 है। जब कोई छात्र परीक्षा में असफल होने पर यह कहे कि प्रश्न कठिन थे तो ये कौन सी युक्ति है? ऑप्शन 1 दरखा दमन। ऑप्शन 2 दरखा तर्क संगतिकरण। ऑप्शन 3 दरखा है प्रतिगमन। ऑप्शन 4 दरखा प्रतिक्रिया निर्माण। ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। जब कोई छात्र परीक्षा में असफल होने पर यह कहे कि प्रश्न कठिन है तो ये जो युक्ति है वो कौन सी है? तर्क संगतिकरण है। सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके अंदर जो प्रक्षेपण भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन प्रक्षेपण अगर ऑप्शन में होता तो प्रक्षेपण ज्यादा सही आंसर रहता, लेकिन इसने जो तर्क संगतिकरण दिया हो तो इसको तर्क संगतिकरण इसका सही आंसर मानेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28 है। दमन की विशेषता क्या है? ऑप्शन 1 दरखा है इच्छाओं को नियंत्रित करना। ऑप्शन 2 दरखा है इच्छाओं को अचेतन मन में दबा देना। ऑप्शन 3 दरखा है इसका इच्छाओं को समाजोपयोगी बनाना। ऑप्शन 4 दरखा है इच्छाओं को नजरअंदाज करना। ऑप्शन जो 5 दरखा है इसका अनुत्तरित प्रश्न। तो दमन की जो विशेषता है वो है इच्छाओं को अचेतन मन में दबा देना। दमन की क्या है? दमन की जो विशेषता है इच्छाओं को अचेतन मन में दबा देना इसकी विशेषता है। तो दमन होती है एक तो अचेतन प्रक्रिया। दमन कौन सी प्रक्रिया है? एक अचेतन प्रक्रिया है। इसके अंदर होता क्या है? इसमें जो हमारे अवांछित विचार है, मन में आने वाले घृणा या दुखद अनुभव है या कामुकता आदि जैसे जो विचार है स्वतः ही चेतना से कहाँ चले जाते हैं? अचेतन मन में चले जाते हैं। स्वतः ही चेतन मन से कहाँ चले जाते हैं? अचेतन मन में चले जाते हैं। जैसे किसी की मृत्यु होने पर हमें दुख का अनुभव होता है, यह अनुभव कुछ समय बाद अपने आप धीरे धीरे चेतन मन से कहाँ चला जाता है? अचेतन मन में चला जाता है, अर्थात दमित हो जाता है। लेकिन किसी भी चीज का प्रभावी रूप से दमन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसी भी अनुभव का
प्रभावी रूप से दमन होना आवश्यक है, नहीं तो आदमी व्यक्ति पागल हो सकता है। यदि अगर उसकी इच्छाओं का दमन नहीं है, यानी कोई व्यक्ति कोई किसी का कोई खास व्यक्ति खत्म हो जाता है या मर जाता है, अगर उसकी जो इच्छाएं हैं, खास व्यक्ति अगर खत्म हो रहा है उसका, और उसकी अगर इच्छाओं का, उसकी जो इच्छाएं, इच्छाएं मतलब आप समझ रहे हो, इच्छाएं उसके जो मतलब उसके साथ में जो भी उसने पल बिताए या जिंदगी जी, अगर उसकी अगर वो इच्छाओं का अगर दमन नहीं होगा ना, तो आदमी क्या हो गया, पागल हो जाएगा। कभी कभी हमको हमारे समाज में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगर कोई मर जाता है तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बेहोश हो जाते हैं, या फिर कुछ उनके साथ में वो भी उनके जैसे पागल हो जाते हैं। तो या फिर उस व्यक्ति के बाद में थोड़े दिनों के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उनकी जो इच्छा है ना, उस व्यक्ति को लेकर उन इच्छाओं का क्या है, प्रभावी रूप से दमन नहीं हुआ है। प्रभावी रूप से क्या नहीं हुआ है, दमन नहीं हुआ है। यानी वो हमेशा चेतन उनकी जो इच्छा है वो चेतन मन से कहा नहीं गई है, अचेतन मन में नहीं गई है। तो अचेतन मन में जाना आवश्यक है। धीरे धीरे वक्त के साथ हो जाता है, लेकिन कई लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती है। तो इच्छाओं को अचेतन मन में दबा देना बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29 है। प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है असली भावनाओं को विपरीत भावनाओं में बदलना। ऑप्शन 2 दे रखा है अपनी गलतियों को छुपाना। ऑप्शन 3 दे रखा है दूसरों को दोष देना। ऑप्शन 4 दे रखा है समस्याओं को हल करना। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब है असली भावनाओं को विपरीत भावनाओं में बदलना। मैंने कल भी बताया था आपको। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा असली भावनाओं को विपरीत भावनाओं में बदलना। इसके बाद में उदाहरण मैंने बता दिए थे। मुंह में राम बगल में छुरी वाला एक उदाहरण बहुत ज्यादा फेमस है इसके लिए। मुंह में राम बगल में छुरी प्रतिक्रिया निर्माण में इसी प्रकार के उदाहरण है। एक सौतेली माँ के द्वारा अपने सौतेले बच्चे के लिए प्रेम दिखाना, या नेता के द्वारा ईमानदारी पर भाषण देना, ये जो उदाहरण है ये किसमें है? प्रतिक्रिया निर्माण में है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, जब कोई छात्र कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हो गया, तो ये कौन सी युक्ति है? ऑप्शन 1 का तर्क संगतिकरण। ऑप्शन 2 का दमन। ऑप्शन 3 का प्रतिगमन। ऑप्शन 4 का सब्लिमेशन। ऑप्शन 5 का अनुत्तरित प्रश्न। तो जब कोई छात्र कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हो गया, तो ये है तर्क संगतिकरण में। कौन सा में है? तर्क संगतिकरण में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न जो है रक्षात्मक युक्तियों से संबंधित। ये प्रश्न थे हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तथा पूछे जाने की इनकी संभावनाएं रहती है। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देख लें, तथा जॉब संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे। और हमने जो टीचिंग मेथड की जो क्लासेस स्टार्ट की, कृपया उनको जरूर देखें आप, टीचिंग मेथड की, और उनसे आपको पता चलेगा कि भाई टीचिंग मेथड में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें।